हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। और कॉन्सेप्ट है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशंस है, देखो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस होगा केमिकल रिएक्शन पर इज एक्सप्रेस्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखो आर्हेनियस इक्वेशन है क्या आपका। आर्हेनियस इक्वेशन इसको हम मेंशन करते हैं कि इज इक्वल टू ए और माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो इसको आप मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं के इक्वल ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर जहाँ पर आपका ए आपका आर्हेनियस फैक्टर होता है। आर्हेनियस फैक्टर ए आपका आर्हेनियस फैक्टर होता है। इसको आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका टर्म यूज होता है न्यूमेरिकल में या क्वेश्चंस में वो होता है प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर भी बोला जाता है। इसको प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर भी बोला जाता है। प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ द टर्म बिफोर द एक्सपोनेंट। ये इस एक्सपोनेंट वाली टर्म से एक्सपोनेंट वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू है, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर मतलब एक्सपोनेंट से पहले वाला फैक्टर बोला जाएगा। तो जो ए है आपका ए इज आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज वो वर्ड है आपका प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर क्यों बोला जाता है ये मैंने बताया कि एक्सपोनेंट से पहले वाला फैक्टर है ये, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर बोला जाता है। ठीक है। और ई है होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा। क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, अभी सब देखेंगे इसके बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर क्या हो गया यहाँ पर, आर इज गैस कांस्टेंट। आर आपका गैस कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी 8.314। आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हो गया आर्हेनियस इक्वेशन कि टेम्परेचर ऑफ अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो टेम्परेचर ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। और इट कैन बी के इज इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ए इज आर्हेनियस फैक्टर, ए आपका आर्हेनियस फैक्टर है। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट से पहले वाला वैल्यू है। ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आर आपका गैस कांस्टेंट। ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि इसको डीपली समझते हैं है क्या ये आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, देखो तो यहाँ मेंशन करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन का अगर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ये इसको अगर हम डीपली चेक करेंगे तो ये ऐसे होगा। देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये तो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है। इसको अगर डीपली स्टडी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्टेंट डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होते हैं कभी भी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते हैं। द रिएक्टेंट डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट डायरेक्टली।
रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती है। रिएक्टेंट पता ही है सबको कि अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी गिवन है तो रिएक्शन से लेफ्ट वाला पार्ट जो एक रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो आपके रिएक्टेंट होते हैं, और ये आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर ये प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट डायरेक्टली। रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होती है। एंड इंटरमीडिएट फॉर्म देयर ऑल्सो, एक इंटरमीडिएट मतलब मध्यस्थ हो गया, मीडिएटर हो गया। एंड इंटरमीडिएट इज फॉर्म, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वहाँ पर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट मतलब एक छोटा एक एलिमेंट्स हो गया जो यहाँ का कुछ भी कंपाउंड्स हो गया, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होगा, उसके बाद फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देन कन्वर्ट इनटू फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देन ब्रेक्स इनटू, तब वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, तब ब्रेक्स होगा इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कोई भी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्टेंट है डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो हमारा जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ है वो अनस्टेबल है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस हुआ है, अभी चेक करेंगे एग्जांपल के साथ, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का मीन्स अगर नॉर्मली वर्ड में ऐसे देखें, जैसे ये एक ट्रेन है आपका ए टू सी जाना है, इसने बीच में एक स्टॉपेज आया भी जहाँ पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रेन स्टॉप होते हैं, तो इसको मीडिएटर बोलेंगे। ऐसे ही एक मीडिएटर फॉर्म होता है, डायरेक्टली प्रोड्यूस प्रोडक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर उस मीडिएटर को आप क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। एंड दिस इंटरमीडिएट, वो जो इंटरमीडिएट हो गया वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं दिस अनस्टेबल मॉलिक्यूल, दिस अनस्टेबल, ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज नॉन एज, इसी को आप क्या बोलते हैं, इज नॉन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज नॉन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इट, जितनी एनर्जी कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट की यूज हुई होगी इसको फॉर्म करने में, एंड एनर्जी required by, energy required by reactants to form it is known as activation energy, is known as activation energy। क्लियर हुआ? तो एक्टिवेशन एनर्जी आया था उसमें ई, तो एक्टिवेशन एनर्जी का भी डेफिनेशन आपका आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये क्या था आपका, दिस डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट डायरेक्टली, डायरेक्ट में किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे, एंड इंटरमीडिएट फॉर्म फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देन ब्रेक्स इनटू प्रोडक्ट। और दिस अनस्टेबल, क्योंकि अनस्टेबल है, स्टेबल तो है नहीं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है वो, दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज नॉन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जितना रिएक्टेंट ने एनर्जी यूज़ किया होगा कुछ ना कुछ तो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू फॉर्म इट इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को आप ई से डिनोट करते हैं, यहाँ मेंशन किया था ना हमने, ई इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, यही हमारा क्या होता है, वो जो आपका अनस्टेबल ये वो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ उसको बनाने के लिए जो एनर्जी यूज़ हुई वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का अगर वैल्यू की बात करें तो देखो वैल्यू कितना होता है इसका, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी होता है आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस कितना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैंने के ई मेंशन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। तो देखो जो हमारा यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी का बात करें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है यहाँ पर ये वाली, ठीक है, चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है आपकी यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी is minimum amount of energy threshold energy is minimum amount of energy, ये minimum amount की energy होगी which is required, जो required होगी any reacting molecules which is required जो ज़रूरत होगी any reacting molecules to collide with each other to form product। ठीक है, देखो अब अगर मेंशन करें कि टू फॉर्म प्रोडक्ट, कि ए और बी ने रिएक्शन किया और ए बी एक प्रोडक्ट बनाया, तो अगर सपोज आपने एक पॉट के अंदर ए मिक्स किया, ठीक है, फिर ऊपर से बी मिक्स कर दिया, तो ए बी कब फॉर्म होगा? अगर आप ऐसे मेंशन करते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, जब इनके मॉलिक्यूल्स, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तभी। तो इसके पार्टिकल्स को कोलाइड करने के लिए मिनिमम अमाउंट की एनर्जी तो चाहिए ही होगी, और दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसी को आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ई ए, इसका डेफिनेशन भी अभी मेंशन किया था मैंने। एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑब्टेन बाई, एक्टिवेशन एनर्जी को आप ऑब्टेन करते हैं, इज ऑब्टेन बाई प्लॉटिंग पोटेंशियल एनर्जी। प्लॉटिंग ग्राफिंग से कैसे कर सकते हैं इसको, देखो प्लॉटिंग एनर्जी वर्सेस रिएक्शन, ऐसे मेंशन कर सकते हैं इसको, प्लॉटिंग एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज, ऐसे प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, जब हमारे रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट में, व्हेन रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ठीक है, देखो अगर एक एग्जांपल चेक करें कि H2 प्लस I2 दैट इज गिव्स 2HI, तो देखो यहाँ हमने मेंशन किया था कि डायरेक्टली हमारे कन्वर्ट नहीं होते, तो यहाँ H मेंशन करेंगे, यहाँ पर H मेंशन करेंगे, प्लस H2 हो गया, दिस इज I2। ठीक है, I2 तो हमने मेंशन किया था कि यहाँ पर डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो H, तो यहाँ पर मेंशन किया आपने H, और यहाँ पर मेंशन करते हैं इसको, ये आपका I, और ये आपने मेंशन किया I, इसके बाद में ये आपका HI, और यहाँ मेंशन कर लेते हैं इधर H और I। तो ये जो टर्म्स थी आपकी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हुआ था यहाँ पर I, इसको मेंशन करते हैं इंटरमीडिएट। तो हमने स्टार्टिंग में किया था ये कि कोई भी रिएक्शंस में डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होती है, एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, तो जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो तो इसको अगर हम यहाँ पर सम एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज्ड होती है, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज्ड होती है, सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या था, ये आपका इंटरमीडिएट था, जब ये ब्रेक होगा और एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जब बनेगा तो सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इंटरमीडिएट ब्रेक्स, जब ये इंटरमीडिएट ब्रेक्स होता है तब सम एनर्जी इज रिलीज व्हेन इंटरमीडिएट्स इज ब्रेक, जब ये इंटरमीडिएट्स ब्रेक होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी।
एंड दिस एनर्जी इज फाइनल इंथैल्पी। दिस एनर्जी इज, यही एनर्जी हमारी क्या होती है, इज फाइनल इंथैल्पी। फाइनल इंथैल्पी होती है और इसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, फाइनल इंथैल्पी डेल्टा एच। ये डेल एच हो गया आपका, डेल्टा एच होता है, ठीक है। एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये किस पर डिपेंड करता है ये मेंशन कर लेते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा। देखो ग्राफिकली अगर इसको ऐसे चेक करते हैं, यहाँ पर आपने मेंशन किया, हमने मेंशन किया था कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का प्लॉटिंग करते हैं, तो ये इस टाइप से था, H2+I2 2HI फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ ये बनेगा, ये आपका ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा जो आपका इंटरमीडिएट था, और यहाँ पर जो एनर्जी यूज हुई वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी, जहाँ पर 2HI आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये इसको फॉर्म होने में, यहाँ से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म होने में जो एनर्जी यूज होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी, यहाँ से चले ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ठीक है। और ये हमारा डेल एच होगा इंथैल्पी, और एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये वाला पार्ट है, यहाँ से आप चले थे इस पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट, दैट इज डिनोटेड बाय ई ए, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये बीच का स्पेस दिख रहा है, इट इज़ ये। तो ऐसे इसको आप क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। आई होप पूरा का पूरा आर्हेनियस इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से वेल क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू एनी डाउट, को छोटा सा भी डाउट किसी भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन्स है तो यू कैन डायरेक्टली सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। और अभी इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है, वी विल वॉच इन नेक्स्ट वीडियो। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल में बहुत उसका यूज होने वाला है। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बिहाफ से। और दूसरा नेमिंग कॉन्सेप्ट है, ऑल द नेमिंग कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कहीं पर भी छोटा सा भी कन्फ्यूजन्स डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। थैंक्स।